देश में कोरोना के 36,571 नए मामले दर्ज, 540 लोगों की मौत। अफगानिस्तान संकट पर विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर की बात, फंसे नागरिकों को निकालने पर हुई चर्चा। रेप पीड़ित की पहचान जाहिर करने का मामला, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी का पोस्ट हटाया। यूपी में रविवार का भी लॉकडाउन खत्म, कोरोना के घटते मामले के बाद लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमला, आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, AK-47 राइफल भी लूटी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में भीषण सड़क हादसा, 13 मजदूरों की मौत। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 आयु वर्ग पर कोविड वैक्सीन ट्रायल की मांगी अनुमति। और रिपब्लिकन सीनेटरों ने बाइडेन प्रशासन से पूछा सवाल, अमेरिकी सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ कैसे लगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान राष्ट्रीय ध्वज को बदलने की कोशिश में है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। तालिबान विरोधी प्रदर्शन के दौरान पूर्वी शहर जलालाबाद में कम से कम 3 लोगों की जानें गई हैं। अफगान ध्वज हटाने से कम 2 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान का झंडा बदला जा रहा है। सोवियत संघ के जाने के 3 साल बाद 1992 में अहमद शाह मसूद के मुजाहिदीन ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। जून में बुरहानुद्दीन रब्बानी एक इस्लामिक राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। उन्होंने दिसंबर 1992 में देश का झंडा बदल दिया। पहली बार उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे में शहादा शामिल किया, जो तालिबान के सफेद झंडे में देखा जा सकता है। यही वो दौर था जब तालिबान का उदय हुआ। साल 1994 में बुरहानुद्दीन रब्बानी के शासन से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, जिससे उनकी सरकार कमजोर पड़ गई। शांति के वादे के साथ तालिबान की इसी साल अक्टूबर महीने शुरुआत हुई। तालिबान ने अपने उदय के साथ ही दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसके 2 साल बाद ही संगठन ने काबुल पर कब्जा कर लिया। साल 1996 में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात घोषित कर दिया और शुरू में झंडे को सफेद रंग में बदल दिया। फिर 1 साल बाद इस पर काले रंग में शहादा लिखा गया। इसके बाद देश भर में खून खराबा लगातार जारी रहा। नवंबर 2001 में तालिबान विरोधी गुट, जिसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी शामिल थे, उन्होंने काबुल पर कब्जा किया और एक बार फिर झंडे में बदलाव किए गए। बाद में हामिद करजाई ने झंडे में बदलाव किया। साल 2004 में वो एक विवादित चुनाव के बाद सत्ता में आए। 2009 में भी उनके चुनाव जीतने पर विवाद हुआ। अगस्त 2013 में करजाई के शासन के अंत के बाद फिर से झंडे में बदलाव किए गए। सितंबर 2014 में अशरफ गनी चुनाव में 2 दौर के मतदान के बाद राष्ट्रपति बने, जिसका उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध किया। बाद में 2019 के चुनाव के बाद वो दोबारा सत्ता में आए और राष्ट्रपति बने। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति का एक समझौता किया। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने सेना की वापसी का ऐलान किया था। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद सेना अभी अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस भी नहीं लौटी थी कि तालिबान ने काबुल को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसी के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान का झंडा बदलकर सफेद कर दिया गया, जिस पर शहादा लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तालिबान के 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां के नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समूह के मन में लोगों के अधिकारों का दमन होने का डर है। इस डर को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सच करता दिखा रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि तालिबान ने नाटो सेनाओं और अफगान सरकार के साथ काम कर चुके लोगों की तलाश तेज कर दी है। इसमें बताया गया है कि चरमपंथी एक घर में जाकर तलाशी ले रहे हैं और परिवार वालों को धमका रहे हैं। तालिबान के इस तलाशी अभियान की रिपोर्ट नॉर्वे स्थित RHIPTO ने तैयार की है। ये समूह संयुक्त राष्ट्र को खुफिया जानकारी प्रदान करता है। इसके प्रमुख क्रिश्चियन नेलेमन ने BBC को बताया कि तालिबान बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर मंडराता खतरा साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ तालिबान पिछले समय से ही ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। उसने ये भी कहा कि लड़ाकों को निजी घरों में जाने से रोका जा रहा है और साथ ही महिला पत्रकारों को उनके शासन में डरने की जरूरत नहीं है। वीरवार को तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाए जाने का ऐलान किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में ये ऐलान किया।
प्रवक्ता ने साथ ही उन रिपोर्ट को भी खारिज किया जिसमें देशों के साथ व्यापार न करने जैसी खबर दी गई थी। मुजाहिद ने इसे महज अफवाह बताया और साथ ही कहा कि वो सभी देशों के साथ बेहतर राजनयिक और व्यापार संबंध चाहते हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालातों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दिख रही है। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थितियों को लेकर आज नाटो में आपातकालीन बैठक की जाने वाली है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों से आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अफगानिस्तान संकट और काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी जेट विमानों से चिपके लोगों के विजुअल्स के साथ ही शरणार्थियों का सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी या UNHCR के मुताबिक 2.6 मिलियन शरणार्थियों के साथ अफगानिस्तान तीसरा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी निकलते हैं। UNHCR 2020 के अंत में दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की कुल संख्या 82.4 मिलियन तक पहुंच गई थी। इनमें शरणार्थी, शरण चाहने वाले, आंतरिक रूप से विस्थापित, UNRWA के जनादेश के तहत फिलिस्तीनी और वेनेजुएला छोड़ विदेशों में विस्थापित लोग शामिल हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने वर्तमान शरणार्थी संकट अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया संकट है। भारत द्वारा अफगान नागरिकों के लिए आपातकालीन वीजा पर विचार करने के साथ विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान इस मामले पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि अब भारत आधिकारिक तौर पर मुस्लिम बहुल देशों से सिर्फ गैर मुसलमानों को ही शरणार्थी मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक शरणार्थियों के लिए टॉप 5 देशों में सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार शामिल है, जहां से लोग विस्थापित होकर शरण के लिए दूसरे देशों में पहुंचते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप 5 मेजबान देशों में तुर्की, कोलंबिया, पाकिस्तान, युगांडा और जर्मनी है, जहां सबसे ज्यादा विस्थापित शरण के लिए पहुंचते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट में एक मानवीय तबाही के लक्षण है। संभावना है कि इससे दुनिया में शरणार्थियों की आबादी में और इजाफा होगा। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 से लगभग 2,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं और वैश्विक संगठन ने बताया है कि इनमें से लगभग 80% महिलाएं और बच्चे थे। विकासशील देशों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विस्थापितों की कुल संख्या का 86% विकासशील देशों में ही जाते हैं। साथ ही UNHCR ने दिखाया है कि उनमें से अधिकांश अपने गृह देशों के करीब स्थानांतरित या पलायन करना पसंद करते हैं, जिसका इस मामले में भारत के लिए निहितार्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से भारत और पड़ोसी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये चिंता कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने जाहिर की है। संस्था के उच्च प्रतिनिधियों का कहना है कि अफगानिस्तान से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के दाम भारतीय बाजार में महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह दोनों देशों के बीच रिश्तों और द्विपक्षीय व्यापार में अनिश्चितता को माना गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भड़तिया के मुताबिक भारत से अफगानिस्तान को चाय, कॉफी, काली मिर्च, कपास, खिलौने, जूते और विभिन्न अन्य उपयोग वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जबकि देश अफगानिस्तान से सूखे किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट्स, पिस्ता, सूखे खुबानी और ताज़े फल जैसे खुबानी, चेरी, तरबूज और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां आयात करता है। लेकिन तालिबान के देश पर कब्जा करने के चलते मची उथल पुथल के कारण दोनों देशों की शिपमेंट फंस कर रह गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भारत के अफगानिस्तान से आयात किए जाने वाले सूखे मेवे के व्यापार पर इस अनिश्चितता का सबसे अधिक असर पड़ेगा। बता दें कि अफगानिस्तान और भारत के बीच 2020-21 में करीब $1,400 मिलियन का व्यापार हुआ था। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान को $826 मिलियन की वस्तुएं निर्यात की, जबकि वहां से $510 मिलियन का निर्यात किया। आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2021 में हुए व्यापार में 2020 के मुकाबले कमी आई है। तब भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $1,520 मिलियन था, जबकि भारत से अफगानिस्तान को $997 मिलियन का निर्यात और वहां से $529 मिलियन का आयात किया गया था। दोनों देशों के बीच मुख्यतः व्यापार हवाई मार्गों के जरिए होता है, जबकि अफगानिस्तान का एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच के व्यापार में तालिबान की तानाशाही के बीच और कमी आने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
गो न्यूज।